बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीट यूनिवर्स पर। मेरा नाम है संजय पटेल और हमारा आज का टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र। इसका ये लास्ट टॉपिक है आज का हमारा। तो हीट ट्रांसफ़र देखिए, तीन मेथड होता है हीट ट्रांसफ़र का: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो तीनों हम लोग देखेंगे, लेकिन तीनों में बस हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उन चीज़ को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। तो कंडक्शन का मेन फार्मूला जो होता है, जिससे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो फार्मूला आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, dq/dt = Ka T1 - T2/L। ठीक है, अब ये कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई सिलेंड्रिकल रॉड हो सकता है ये इस तरह का, ठीक है, या रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, के होता है कंडक्टिविटी, T1 T2 ये एंड के टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, T1 हाई टेम्परेचर होता है, T2 लो टेम्परेचर होता है, L इसकी लेंथ होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, अब dq/dt, तो अब हीट जो होता है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो करता है। ठीक है, जैसे करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वैसे हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक कंपेरिजन मैंने बनाया हुआ है आपके करंट और कंडक्शन में। ठीक है, कंपेरिजन बिटवीन कंडक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो जो चीज़ें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं, तो उससे अगर इसको रिलेट कर लेंगे तो आपको ये दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। देखिए, इधर इस तरफ हमने कंडक्शन लिख रखा है, यहाँ करंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट है, हीट को हमने कैपिटल Q से डिनोट किया और चार्ज को स्मॉल q से। तो हीट किसके बराबर है? चार्ज, क्योंकि यहाँ पे हीट फ्लो करती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो करता है। अब चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग करंट बोलते हैं, तो हीट पर यूनिट टाइम को हम लोग हीट की करंट बोल देंगे। ठीक है, अब हीट देखिए टेम्परेचर डिफरेंस में फ्लो करती है और करंट पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लो करती है। हीट का फार्मूला dq/dt Ka T1 - T2/L। अब करंट में क्या होता है? ओम्स लॉ लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ी है तो। और यहाँ देखिए आई का फार्मूला भी यहाँ क्या हो, आई हीट है। ठीक है, ये हीट का करंट है, तो ये क्या हो जाएगा? T1 - T2/L/Ka। अब L/Ka होता है हीट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हीट रेजिस्टेंस, तो ये होता है L/Ka। अब इसे इलेक्ट्रिसिटी में आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = ρL/A। तो रो वहाँ पे होता था रजिस्टिविटी, लेकिन के यहाँ पे है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो जब 1/, रजिस्टिविटी करोगे तो ये कंडक्टिविटी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका L/K × ये। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आपके सारे क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। अब देखिए, जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको याद रखनी है यहाँ पे। देखिए, एक तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी। ठीक है, सारे क्वेश्चन में इसका यूज होगा। और दूसरी बात, आप रेजिस्टेंस याद कर लीजिए। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस जो होता है वो L/Ka होता है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। और ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2/R। अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हीट करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट के क्वेश्चन लगाते थे, वैसे यहाँ पे हीट में आप क्वेश्चन लगाने लग जाएंगे। ठीक है, हम रॉड हटाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करने से पहले जो इस साल आपके नीट 2019 में क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था उसमें के का यूनिट पूछा था कि के की यूनिट क्या होगी, जो कंडक्टिविटी है यहाँ पे इसकी यूनिट पूछी थी। ठीक है, तो इस तरफ देखिए dq/dt, तो dq हो जाएगा आपका जूल में, dt हो जाएगा टाइम, तो जूल पर यूनिट टाइम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाट, मतलब पावर, तो ये हो जाएगा वाट। अब देखिए के को इसी तरफ रहने दो, क्योंकि के का निकालना है, एल को आप इधर मल्टीप्लाई करो तो एल हो जाएगा मीटर। अब ए नीचे आएगा और T1 - T2 भी नीचे आ जाएगा, तो ए क्या है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और T1 - T2 ये हो जाएगा केल्विन। केल्विन का हम लोग के से डिनोट करें। अब देखिए एक एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे के की यूनिट जो निकल के आएगी वो हो जाएगा वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये हो जाएगा के = वाट पर मीटर पर केल्विन। ये आपके 2019 में आया था नीट में। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके न्यूमेरिकल अगर आपने किए होते तो वहाँ भी कई बार दिया जाता है। ठीक है, के की वैल्यू दी जाती है तो यूनिट सहित दी जाती है, तो अगर आपको याद रहता तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और वहाँ पे जूल भी दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने जूल पर यूनिट पर मीटर पर केल्विन लगा दिया था, लेकिन वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं करोगे तो Q = Ka T1 - T2 × T, यहाँ पे टाइम भी होता है, अपान L होता है, तो वहाँ से आप निकालते तो जूल निकल के आता, लेकिन वो गलत था। ठीक है, आपका वाट होगा, क्योंकि यहाँ पे dq/dt पावर हो जाती है।
अब कंडक्शन का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हम जंक्शन का टेम्परेचर चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो रॉड कनेक्टेड हैं, इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, K1 की भी दिख रही है और K2 की भी दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 डिग्री का। ठीक है, इसका वन जो एंड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बताना है। तो सबसे पहला काम इसमें आप करो कि रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। ठीक है, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ, ये आप याद कर लो। ठीक है, एकदम रट लो, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। तो रॉड हो तो जहां जहां रॉड लगे थे वहां हमने रेजिस्टेंस लगाया। तो दो रॉड एल लेंथ के लगे हुए थे तो हमने दो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, जंक्शन का टेम्परेचर T है और यहाँ का टेम्परेचर 100 है और ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस लगे हैं। ठीक है, अब हम रॉड भूल गए, हम रेजिस्टेंस सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे, तो सीरीज में करंट सेम होती है। ठीक है, जो करंट यहाँ इंटर करेगी वही करंट यहाँ से बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये करंट हम लोग लिखेंगे। अब देखिए करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि T1 माइनस T2 अपॉन R हम लोगों ने अभी इक्वेशन देखा था वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 100 माइनस T बाई R1, इधर हो जाएगा T माइनस 0 अपॉन R2। अब R का फार्मूला मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये होता है L अपॉन K इंटू A। तो ये ऊपर हो जाएगा 100 माइनस T अपॉन R1 की जगह लिखोगे L अपॉन K1 इंटू A इक्वल टू T अपॉन R2 की जगह लिखोगे L अपॉन K2 इंटू A। ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, दोनों रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम थी और लेंथ भी सेम थी। तो A और A कैंसिल हो जाएगा, L और L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब K1 ऊपर चला जाएगा, K2 भी ऊपर चला जाएगा। तो आप देखिए, अब K1 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 100 माइनस T इंटू K1 की वैल्यू 300। ठीक है, आप लिख लो यहाँ पे T इंटू K2 हो जाएगा, K2 की वैल्यू 200 दिया है तो यहाँ हो जाएगा आपका 200। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 3T इक्वल टू 2T। ठीक है, अब T एक तरफ रख लो तो ये 3T इधर जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 5T। तो 5T इक्वल टू हो जाएगा 300, तो यहाँ पे T इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो जंक्शन का टेम्परेचर आपके क्या निकल के आया, 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बस आपको क्या करना है, रॉड हटाना है, रेजिस्टेंस लगाना है। बस सेम क्वेश्चन जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगाते थे वैसे यहाँ लगाएंगे, आराम से आंसर निकल के आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बताना है आपको, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी बतानी। ठीक है, दो रॉड हैं, एक की कंडक्टिविटी 3 के है, दूसरे की K है और लेंथ दोनों की सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। ठीक है, तो फिर से वही काम क्या करोगे, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। ठीक है, तो रॉड हटाया हमने, रेजिस्टेंस लगाया, इसकी रेजिस्टेंस हम R1 मान रहे हैं, इसका मान है R2। ठीक है, टेम्परेचर इसका T1 है, इस एंड का T2 है, यहाँ पे जंक्शन होगा कोई। ठीक है, लेकिन अब जंक्शन का टेम्परेचर आपसे पूछा नहीं गया तो हम क्यों सॉल्व करेंगे। तो हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, आर इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो R1 प्लस R2 लिख दोगे, R1 प्लस R2। अब देखिए R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, L अपॉन K इंटू A। तो यहाँ पे K1 इंटू A1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो K1 और A1, तो A1 सेम है, मैंने पहले ही बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, प्लस L अपॉन, अब लेंथ भी दोनों रॉड की सेम थी और ये कंडक्टिविटी अलग है तो हम इसको K2 लिख देते हैं और ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो L अपॉन K1 की वैल्यू दिया है 3K और इसका दिया है K2 की वैल्यू दिया है आपको K। देखिए K2 की वैल्यू K दिया है तो ये हो जाएगा KA। इसको जब LCM लोगे 3K आ जाएगा LCM, यहाँ पे KA है। ठीक है, ये KA होगा तो 3KA हो जाएगा आपका LCM और जब इसको काटोगे ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4L, सॉरी ये 4L। ठीक है, 4L अपॉन 3KA, ये निकल के आया आपका R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट निकल के आया 4L अपॉन 3KA। अब देखिए, अब आपको निकालना है, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया, अब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। तो वो निकालेंगे आप R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखेंगे L इक्विवेलेंट अपॉन A इक्विवेलेंट और K इक्विवेलेंट। ठीक है, तो K इक्विवेलेंट हमको निकालना तो हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, R इक्विवेलेंट को इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे K इक्विवेलेंट, तो ऊपर अब देखिए L इक्विवेलेंट दोनों की लेंथ सेम थी तो L1 प्लस L2 तो ये हो जाएगा 2L। ठीक है, क्योंकि सेम लेंथ था दोनों का। अब A इक्विवेलेंट, अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ऐड होगा नहीं क्योंकि दोनों का सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो वो A ही रह जाएगा।
इंटू के इक्विवेलेंट की के इक्विवेलेंट हमको निकालना है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने निकाली 4L/3K। तो 3K को हम लोग डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते तो ऊपर ही जाता, तो हम पहले ही ऊपर लिख देते हैं, एक स्टेप आपका बचेगा, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, L कैंसिल, ए गया यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा, ये 2 से 4 भी कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 3K/2। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आई 3K/2। तो देखिए दोनों आंसर आपके आ गए, ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट और ये आ गया के इक्विवेलेंट, ठीक है। दोनों चीजें पूछी गई थी, दोनों आपके आंसर निकल के आ गए। तो ऐसे लगाइए आप, रॉड हटाइए और रेजिस्टेंस लगाइए, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, जैसे कि लोहे की कुर्सी ठंडियों में ज़्यादा ठंडी हो जाती है, लकड़ी की ठंडी नहीं होती, तो उसका साफ साफ आंसर है कि थर्मल कंडक्टिविटी लोहे की ज़्यादा होती है, ठीक है। आयरन की जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, इसलिए जल्दी ठंडी हो जाती है। अब मड हाउस के बारे में आप लोग सुना होगा, जो कच्चे मकान होते हैं गाँव में पाए जाते हैं, तो सर्दियों में वो गर्म होते हैं और गर्मियों में ठंडे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी साफ साफ आंसर है कि मड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, उसमें हीट का कंडक्शन नहीं होता। तो अंदर गर्मी है तो गर्मी बनी रहेगी बहुत दिन तक, ठीक है, और जब ठंडी हो जाएगी तो ठंडी बनी रहेगी, ठीक है। तो कंडक्शन नहीं होता है उसमें, तो मड होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए सर्दियों में गर्म होता है और गर्मियों में ठंड होता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी होता है कि एक मोटा कंबल ओढ़ो तो उतनी ठंडी नहीं जाती जितनी 2 पतले कंबल ओढ़ने से जाती है। तो बस उसका भी साफ साफ आंसर है एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे नई रुई की रजाई ज़्यादा बेहतर होती है पुरानी रुई से, तो उसमें भी ईयर गैप होता है, जो नई रुई होती है उसमें ज़्यादा ईयर गैप होते हैं। तो इसका आंसर भी वही है कि ईयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और ईयर गैप ज़्यादा होते हैं नई रुई में, इसलिए नई रुई की रजाई ज़्यादा गर्म करती है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये कभी पूछे जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। और बाकी अब देखिए, अब कंडक्शन हमने पढ़ा, तो कन्वेक्शन भी देख लीजिए, क्योंकि तीनों टॉपिक हमको पढ़ना है, रेडिएशन भी पढ़ना है इसके बाद, ठीक है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे कोई ये आपका कंटेनर है कोई, ठीक है, इसमें वाटर रखा है, इसको आप लोग स्टोव से हीट करो, ठीक है। ये स्टोव बहुत बेकार सा बन गया है, ठीक है। तो ये स्टोव है, यहाँ से हीट करो, तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल है जो गर्म होगा, तो जब गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होगी, जब डेंसिटी कम होगी तो हल्का हो जाएगा, ठीक। तो हल्का हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो जो मॉलिक्यूल गर्म होगा वो ऊपर जाएगा, जो ठंडा वाला मॉलिक्यूल है ऊपर वो नीचे आता जाएगा, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। ये होता है आपका कन्वेक्शन, ये ग्रेविटी के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। और कंडक्शन इसको तब कहेंगे जब आप धूप में रख दो इसको और पानी ऊपर से गर्म, ठीक है, ऊपर की लेयर गर्म हो, फिर उससे नीचे वाली लेयर गर्म हो, धीरे धीरे गर्म हो, तो वो बहुत धीमे धीमे होगा और बहुत कम होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कंडक्शन बोलेंगे। तो वाटर जब गर्म करोगे आप स्टोव पे, तो उसको आप कन्वेक्शन बोलोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके कि किसी भी कंटेनर में हम लोग जब वाटर गर्म करते हैं स्टोव पे रख के, तो किस प्रोसेस के थ्रू गर्म होता है, कंडक्शन की कन्वेक्शन, तो वहाँ आपको कन्वेक्शन लगाना, ठीक है। बस इसमें और कुछ हम लोग नहीं देखेंगे। तो अब हमको देखना है रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन में पहली बात तो आप याद रखो कि मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती तो सन से जो हीट आती है वो अर्थ तक पहुँचती ही नहीं, क्योंकि बीच में कोई मीडियम है ही नहीं। तो ये बात आप याद रखिए कि रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं होती। बाकी कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों में मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग याद रखना। तो इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे स्टीफेंस लॉ। तो स्टीफेंस के अकॉर्डिंग एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है। ये स्टीफन ने बताया था कि एनर्जी जो रेडिएट होती है तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की 4 पावर में, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है। अब ये हमने सामने लिख भी रखा है आपके, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, अब वो कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा क्या है, ये स्टीफन लॉ है, ठीक है। सिग्मा हो जाएगा आपका स्टीफन लॉ, ए हो जाएगा बॉडी का सरफेस एरिया और टी हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको केल्विन में रखना है। बस इतना आपको याद रखना है। ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। नीट में कई सारे क्वेश्चन आए हैं, इससे पहले आईबीएमटी एग्जाम होता था तो वहां भी आते थे। तो इस टॉपिक से यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं, अब तक जब भी क्वेश्चन आए हैं तो यही बने। और ये ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होता है ब्लैक बॉडी टर्म, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी, अगर आइडियल ब्लैक बॉडी देखी जाए तो वो प्रत्येक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, प्रत्येक वेवलेंथ की लाइट को इमिट भी करता है। लेकिन कोई चीज आइडियल होती नहीं, तो आइडियली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग मानते हैं कि ब्लैक बॉडी जो होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी या आइडियल ब्लैक बॉडी जो होगी, तो वो ऐसा कर सकती है, ठीक है। ऐसा मानना होता है हम लोग को। तो क्वेश्चन में ज्यादातर यूज होता है ब्लैक बॉडी, तो उससे आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। तो चलिए अब इसके हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
देखिए अब क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ पे दो स्फीयर हैं, पहले स्फीयर की रेडियस 1 मीटर है, दूसरे की 4 मीटर है, ठीक है, और सेम मटेरियल के दोनों बने हुए हैं। तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड का रेशियो बताना है, ठीक है। तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड का मतलब पावर का रेशियो बताना है आपको, ठीक है। तो पावर का रेशियो, अब पावर देखिए यहाँ पे दिया है पी इमीटेड, जो फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और टी की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये होता है इस बॉडी का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा, अभी स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, ये स्फेयर लिखा हुआ है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पी डायरेक्टली, ये पी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी की पावर 4। बस यही हमको रख देना है, फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो P1/P2 लिखो या एनर्जी पर सेकंड लिखो, तो बात तो एक ही है, ठीक है। इसका 2 हो जाएगा R1 स्क्वायर या R1/R2 का होल स्क्वायर कर दो, और T1/T2 की पावर 4 कर दो। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू फिल करेंगे, ठीक है। तो R1 की वैल्यू 1 मीटर, R2 की वैल्यू 4 मीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर करो। और यहाँ पे T1 की वैल्यू, अब देखिए T1 T2 भी यहाँ पे दिया, हमने लिखा नहीं था अभी, इसका दिया है 127 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का दिया है 727 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमको सारी वैल्यू केल्विन रखना है, हमने पहले ही बताया एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखिए 127 में 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 400, और इसमें 727 में ऐड करोगे तो हो जाएगा 1000। तो इसकी पावर 4 करना है। तो देखिए ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये देखिए अब 4/10 बचा, इसको 2/5 भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ 1/4 का होल स्क्वायर करोगे 1/16 हो जाएगा। अब यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, अब 2 की पावर 4 करोगे तो ये 16 हो जाएगा। अब 5 की पावर 4 जब करोगे तो ये आ जाएगा 6 to 5, तो 16 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा P1/P2 इक्वल टू 1/6 to 5। ये आया आपका रेशियो एनर्जी पर सेकंड का, ठीक है, P1/P2। तो ये निकल के आया यहाँ पे एनर्जी पर सेकंड। अब देखिए इस फार्मूले में कभी कभी यहाँ पे इमिसिविटी भी दे देता है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको इमिसिविटी। तो जब भी दिया जाए इमिसिविटी और तब पावर पूछा है तो ई से यहाँ मल्टीप्लाई करा देना आगे। तो ये फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू स्मॉल ई फिर सिग्मा ए टी की पावर 4। अब ई होता क्या है, वो होता है इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी के कंपेरिजन में बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमिसिविटी। तो वो जब यूज हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना, बस उसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ ई से आप मल्टीप्लाई करा देना आगे, बस ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब नेट हीट लॉस का फार्मूला देखिए, तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे पी नेट, ठीक है, नेट पावर लॉस होता है। तो देखिए अब कोई बॉडी है तो सराउंडिंग में हीट रेडिएट कर रही है, ठीक है, तो वहां से कुछ बॉडी कुछ हीट एब्जॉर्ब भी करेगी, ठीक है। तो कुछ रेडिएट कर रही है, कुछ एब्जॉर्ब करेगी। तो रेडिएट अगर ज्यादा कर रही है, एब्जॉर्ब कम कर रही है, तो जो उसका डिफरेंस होगा वही पी नेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो माना इतना ये एब्जॉर्ब कर रही है और इतना रेडिएट कर रही है, तो रेडिएट माइनस एब्जॉर्ब जब करोगे आप तो ये पी नेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको भी याद रखिए। बाकी देखिए अब जो हमने फार्मूला आपको बताया था dQ/dt इक्वल टू KA T1 - T2 अपॉन L, तो यहाँ पे तो हीट है, अब इसको थीटा के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो Q इक्वल टू MS डेल्टा T आपको पता है, ठीक है, या डेल्टा थीटा हम लोग लिखते हैं क्योंकि T यहाँ पे यूज हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंस करो, तो dQ/dt इक्वल टू MS डेल्टा थीटा अपॉन dt, ठीक है। तो अब dQ/dt की जगह हम लोग ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए ये आपका हीट लॉस का फार्मूला है। अब इसको हम चेंज करें टेम्परेचर लॉस में, क्योंकि थीटा आपको क्या दिखाता है, ये थीटा यहाँ पे ये टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है, ये दिखाएगा आपको टेम्परेचर। तो देखिए dQ/dt की जगह हम लोग ये लिख लेंगे d थीटा अपॉन dt। अब ये ms यहाँ लिखना है, लेकिन ms को हम दूसरी तरफ ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ लाएंगे तो k के नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका T1 - T2 अपॉन L। तो ये निकल के आ गया आपका। अब ये आ गया टेम्परेचर लॉस, ठीक है। किसी बॉडी का टेम्परेचर लॉस का जो फार्मूला आएगा वो होगा K/MS, ठीक है। अब m हो जाएगा उस बॉडी का मास, और S हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये टेम्परेचर लॉस। तो इसको हम लोग बोलेंगे d थीटा अपॉन dt को रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, ये हम बोलेंगे इसको रेट ऑफ कूलिंग। और ये क्या था आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट dQ/dt, ये रेट ऑफ हीट ऑफ लॉस है। ये क्या है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर में फॉल है, वो हीट में लॉस है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है, तो वो हम लोग एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी देखी जाए कि dQ/dt किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो देखिए यहाँ पे dQ/dt अब अगर दे दिया है सेम स्फीयर है, ठीक है, या सेम स्फीयर नहीं सेम लेंथ दे दी जाए, ठीक है,
और सेम कंडक्टिविटी मतलब कि सेम मटेरियल दे दिया जाए और सेम सराउंडिंग का टेम्परेचर हो, तो देखिए यहाँ पे dq/dt जो हो जाएगा आपका, वो dq है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा। a मतलब r², ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे टेम्परेचर लॉस में या फॉल ऑफ टेम्परेचर में, तो dθ/dt, यहाँ पे देखिए a ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर है तो a क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, और नीचे m है। तो मास को आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम लिखोगे तो 4/3 πr³, ठीक है, इंटू डेंसिटी करोगे, ठीक है। तो अब आप r³ को r² से जब कैंसिल करोगे तो नीचे एक r बचा रह जाएगा, तो जो dθ/dt आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। अब देखिए यहीं पे चेंज आ रहा है, देखिए रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। तो ये आप याद रखना, अगर दो बॉडी आपको दे दी जाती है कि एक का रेडियस r1 है, एक का r2 है, और r1 r2 में रिलेशन दे दिया, तो वहां से पूछा जा सकता है कि किसका हीट लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है, और किसका रेट पूछा जाएगा, किसका रेट ऑफ फॉल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसका रेट ऑफ हीट ऑफ लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। तो ये आपको याद है, हीट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है और टेम्परेचर लॉस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो न्यूटन ने बताया था कि जो हीट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ΔT होता है, ठीक है। अब ΔT यहाँ पे है जो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, और जिस बॉडी से हीट लॉस हो रहा है उसका टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ΔT, ठीक है। तो एक फार्मूला तो ये हो जाएगा, और दूसरा फार्मूला आपका है T1 - T2/T इक्वल टू K T1 + T2/2 - ΔTs। अब ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखिए दूसरी तरफ हमको याद रखना है कि मीन होता है दोनों टेम्परेचर का, ठीक है। T1 + T2 का मीन होता है, तो ये मीन है यहाँ पे T1 + T2/2। अब इधर दूसरी तरफ क्या होता है, T1 - T2/T होता है। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे /2 था, कहाँ पे T था। तो ये आप याद रखिए, दूसरी तरफ जो K के साथ होता है या सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ जो होता है वो मीन होता है। बस इतना आप याद रखोगे तो आराम से आपके क्वेश्चन निकलेंगे और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो कोई बॉडी है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो 35 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, ठीक है। टेम्परेचर लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो इतना टाइम लगता है 10 मिनट, ठीक है। अब वही बॉडी है, उसको 35 से 30 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना, ये हमने बताया है। सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, तो बस यही फार्मूला लगाओ, लेकिन ये फार्मूला 2 बार लगाओगे, ठीक है। कितनी बार, 2 बार लगाओगे, आराम से आंसर है। तो पहली बार हम लगा रहे हैं, तो देखिए हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, अब टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। तो यहाँ T1 - T2 है, T1 40 है और T2 35, तो ये 40 - 35 करोगे तो आ जाएगा 5/T। T का वैल्यू कितना दिया है, 10 मिनट दिया गया, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा। अब K को कुछ नहीं दिया गया तो ऐसे रहने दो। अब T1 + T2 दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच सकते हो कि डिग्री सेल्सियस क्यों रखें, क्योंकि डिफरेंस रखना है, तो डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं, आप डिग्री सेल्सियस में रखो या केल्विन में, डिफरेंस तो उतना ही आएगा। अब दूसरी तरफ, अब एक बार फार्मूला लग गया, दूसरी बार लगाओ, फिर से वही चीज़ करना है। T1 - T2 35 - 30 तो हो जाएगा 5। अब बाई T करना है, तो T तो यहाँ पे निकालना ही है, तो ऐसे रहने दो, इंटू K। अब ये हो जाएगा 75 यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 + 30 हो जाएगा 65/2 - 20, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर सॉल्व करो, इसकी तरफ सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा T/10 इक्वल टू, अब देखिए K और K भी कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करो तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा, K भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 40, 75 - 40, तो ये हो जाएगा आपका 35/2, ठीक है, ये हो जाएगा 35/2, नीचे आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 40, 65 - 40 हो जाएगा 25/2, ठीक है। तो बाई टू कैंसिल, ये 5 से कैंसिल करो, ये 5 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से T की वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 7/5 × 10, तो ये आ जाएगा 14 मिनट, ठीक है। अब किसी बॉडी को 40 डिग्री से 35 जाने में 10 मिनट लगा, तो 35 डिग्री से 30 डिग्री जाने में 14 मिनट लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सराउंडिंग के साथ जो डिफरेंस आएगा वो कम आएगा, क्योंकि सराउंडिंग का 20 डिग्री था, तो 20 माइनस या 40 - 20 करो तो कितना डिफरेंस 20 आ रहा है, लेकिन यहीं पे आप 35 - 20 करो तो 15 डिग्री आ रहा है। तो देखिए न्यूटन ने यही तो बताया था कि जो टेम्परेचर लॉस होता है वो dq/dt इक्वल टू ΔT, मतलब जो डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे 40 से 20 को जब घटाओगे तो अब 20 डिग्री आएगा, और यहाँ 35 - 20 करोगे तो 15 डिग्री आएगा। तो डिफरेंस जहाँ ज़्यादा वहाँ तेजी से ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा था, तो यहाँ 10 ही मिनट में कम हो गया, क्योंकि 5 ही डिग्री कम करना है। देखिए यहाँ भी 5 कम हो, यहाँ भी 5 कम हो, लेकिन वही 5 कम करने में 14 मिनट लग रहा है। तो बस ये उसी का खेल है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे कम है।
बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और ग्राफ भी पूछा जा सकता है इसका, तो हम ग्राफ भी बता देते हैं। अब देखिए टेम्परेचर का ग्राफ पूछा जाता है टाइम के साथ में, तो ये आपका ग्राफ निकल के आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, याद रखना ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और जब लॉग टी माइनस टी एस टेम्परेचर के साथ पूछे तो ये होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। बस ये दो ग्राफ आप याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछे भी गए हो, आगे पूछे भी जा सकते हैं। ये जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद करिए। ऐसे आएगा और ये ऑप्शन अलग से चमकता हुआ एकदम दिखाई देगा, तो आप लोग इसको ऐसे ही रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है आपको, ये लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट वी होता है, वी की वैल्यू होती है यहाँ पे 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। मीटर केल्विन क्यों? क्योंकि लैम्डा जो होता है वो मीटर में होता है, टी टेम्परेचर केल्विन में होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर केल्विन। तो ये आपको याद रखना है, और ये ग्राफ यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो ये ग्राफ है, तो ये लैम्डा एम ये मैक्सवेल दिखाता है, ये वेवलेंथ मैक्सवेल ने निकाला था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो इसको याद ही रखना है, और ये ग्राफ भी आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो ई को यहाँ पे बोलते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ठीक है, और ये इस लैम्डा पे मिल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पे है? इस लैम्डा पे है, तो इसको हम लैम्डा मैक्सिमल बोलते हैं। ये एम मैक्सिमम नहीं दिखा रहा है, एम मतलब मैक्सिमल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि वेवलेंथ जो होती है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटती जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कोई आयरन की रॉड है, ठीक है, कोई ये आयरन की रॉड है, तो इसको आप किसी रूम में हीट कर रहे हो, तो इसका कलर कैसे चेंज होगा? तो आपने पढ़ा है विवग्योर, शायद पढ़ा हो आपने, VIVGOR, ठीक है, ये हो जाएगा आपका विवग्योर। तो देखिए अब जब आप गर्म करना शुरू करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा? पहले रेड कलर आएगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है। तो सबसे कम टेम्परेचर पे यही आएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स है। तो सबसे कम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो पहले रेड कलर दिखाई देगा। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर आप घटाते जाओगे तो वेवलेंथ घटती जाएगी, क्योंकि इधर आओगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है। मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो पहले रेड कलर दिखाई देगा, उसके बाद ऑरेंज दिखाएगा, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू और ये वायलेट तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे आयरन रॉड का कलर चेंज होता है, इससे आप समझ सकते हो। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि इसको कौन एक्सप्लेन करता है, तो आप बता सकते हो कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है उससे हम लोग बता सकते हैं कि आपका आयरन रॉड है तो ये किस तरह कलर चेंज करता है। अब इसमें दो ग्राफ के क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है। तो लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट था, ठीक है, तो लैम्डा और टी में इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। और देखिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी है तो लैम्डा इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना कि वेवलेंथ और टेम्परेचर में पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर में पूछ रहा है। बस अगर वेवलेंथ और टेम्परेचर में पूछेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और अगर फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर में पूछेगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बस ये आपको याद रखना है। और ये ग्राफ आपको और याद करना जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है और ये लैम्डा मैक्सवेल का है, ठीक है। तो इसमें ये ग्राफ आपको याद रखना, ये पहले भी मैंने बताया। और ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होता है वो टी की पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जनरली आपको टी की पावर 4 याद रहता है, तो वो आप टिक करके चले आओगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको इसको याद रखना कि स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5। ये भी आपके जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ दिया है और दो वेवलेंथ दिया है, ठीक है। ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, और टेम्परेचर भी दिया। तो इसमें टेम्परेचर का रिलेशन पूछा है कि कौन बड़ा होगा। तो देखिए जब टेम्परेचर ज्यादा तो वेवलेंथ कम, टेम्परेचर ज्यादा तो वेवलेंथ कम, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है लैम्डा जो होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी वेवलेंथ कम है, क्योंकि अब एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ, अब इधर जाओगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे वेवलेंथ कम है, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा है। तो बस सीधे आप कह सकते हो T1 ग्रेटर देन T2, सॉरी T2 इज ग्रेटर देन T1। यहाँ पे आप बता सकते हो क्योंकि ये वेवलेंथ कम है, जैसे इधर चलते जाओगे तो ये कम होगी, ये ज्यादा होगी, तो जो वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। तो सीधे आप कह सकते हो कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो बस अब यहाँ पे आपका हीट खत्म होता है। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट और है वो हम जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका आता है सोलर कांस्टेंट का, ठीक है, आपके सॉल्व पेपर में मिलेगा क्वेश्चन, तो इसलिए हम बता देते हैं आपको। तो देखिए सोलर कांस्टेंट मतलब जो आपके
जो आपका सन होता है तो वहां से पावर इमिट होती है, ठीक है, वहां से पावर रेडिएट होके आती है। तो वो पावर जो आती है वो क्या होती है, सिग्मा ए टी की पावर 4। अब ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर आपका सन का होगा, तो इसको आर स्क्वायर करोगे इंटू टी की पावर 4, और टी एस लिख दो यहाँ पे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ये टेम्परेचर सन का है, ठीक है। तो इतनी पावर सन लेके आता है। अब कितने एरिया पे पड़ता है, ठीक है, तो वो हम मान ले रहे हैं कि 4 पाई डी स्क्वायर इतने एरिया पे पड़ता है जो ये पावर आ रहा है। तो इतने एरिया पे कितनी पावर आ रही है, सिग्मा 4 पाई आर एस का स्क्वायर टी एस की पावर 4, ठीक है। इतनी पावर पड़े तो यूनिट एरिया पे कितना पड़ेगा, इसे डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर एस का स्क्वायर टी एस की पावर 4, ठीक है, अपान 4 पाई डी स्क्वायर। अब देखिए इतने एरिया पे इतना आ रहा था तो यूनिट एरिया पे इसे डिवाइड कर दो, तो ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा आर एस स्क्वायर टी एस की पावर 4 अपान डी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका सोलर कांस्टेंट। तो ये इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। या S1 अपान S2 अगर करना हो तो आपको क्या करोगे, अब डी पे डिपेंड करा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो ये हो जाएगा D2 अपान D1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी आप याद कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सोलर कांस्टेंट। अब कुछ जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन उनको दे, जैसे रेगिस्तान में अगर देखा है तो रातें ठंडी होती हैं, दिन गर्म होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए हीट का अच्छा एब्जॉर्बर और अच्छा इमीटर, देखिए रेत जो होता है वो हीट का अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है और अच्छा इमीटर भी होता है, इसीलिए वहां पे रातें ठंडी होती हैं और दिन में गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे कोई ब्लैक बॉडी है, वो किसी रूम में रखी गई है, तो वहां पे कोई ब्लैक स्पॉट है, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा चमकेगा। देखिए आप किसी रूम में कोई मेटेलिक बॉल रखी है, उस पर एक ब्लैक स्पॉट है, तो जब सारी लाइटें आप बंद कर दोगे तो सबसे ज्यादा वही जो ब्लैक स्पॉट होगा वही चमकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वही अच्छा इमीटर भी होता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, अच्छा एब्जॉर्बर भी होती है, अच्छी इमीटर भी होती है। तो जब भी आप डार्क रूम में देखोगे तो जो ब्लैक स्पॉट होगा उस मेटेलिक बॉल में, तो सबसे ज्यादा वही चमकेगा। बस ये हो गया आपका, इतना सारा क्वेश्चन आपने किया हुआ है इसका। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जो पूछे जा सकते हैं वो भी हमने करा दिए हैं। तो ये मोर देन सफिशियंट है आपका, और बाकी आपकी हीट यहाँ पे खत्म होती है, और आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना एक बार फिर से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको चाहिए वो आप कमेंट में हमको बता सकते हो। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो फिर हम अपने मन से शुरू करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।